यह कहानी शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव की है जहां अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। अर्जुन के परिवार में उसकी पत्नी गीता और एक बेटा विवेक था। वे लोग साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीते थे। अर्जुन के पास गांव में अपनी एक जमीन थी जहां वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे फसल की पैदावार कम होती जा रही थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपने खेत के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। अब इस खेत से घर नहीं चलेगा, कुछ नया करना होगा। चलो गीता से सलाह लेता हूँ। वह खेत से सीधे अपने घर जाता है और गीता को आवाज लगाता है। गीता, जरा इधर आना, बात करनी है। अर्जुन को बुलाता सुन गीता वहां आती है और बोली, आपने बुलाया मुझे? हाँ गीता, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? गीता, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ ठीक है, जमीन को कुछ समय आराम मिलेगा और बाद में वह फिर से उपजाऊ हो सकती है, लेकिन तब तक घर कैसे चलेगा? यही तो सोच रहा हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते, एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वह तो बहुत अच्छे और नेक दिल है, वह आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ गीता, यह ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है गीता, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह अर्जुन जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह जमींदार को आवाज लगाता है, क्या आप घर पर हो? अर्जुन की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ अर्जुन बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा। बेटा मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अर्जुन उन्हें अपनी जमीन की हालत बताता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा? काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूं। बेटा खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। अर्जुन बाबू काका को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अर्जुन अपने घर पहुंचकर गीता को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है जी, आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ गीता, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहे। अगली सुबह अर्जुन जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो सोचता है, काका की जमीन गांव के बाहर है तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए गीता को बोलकर जाता हूँ। गीता, जरा इधर आना, बात करनी है। बोलिए, क्या बात है? हाँ गीता, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और विवेक खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ। अर्जुन अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूं तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूं। अर्जुन खेत पर पहुंचता है और काम शुरू करता है। कुछ ही देर में एक सांप उसे काट लेता है। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। उधर रात हो जाती है। गीता अर्जुन का इंतजार करती रहती है। विवेक पूछता है, माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने
जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझकर कहाँ होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। विवेक की बात सुनकर गीता अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब गीता देखती है कि अर्जुन अब तक घर नहीं आया है तो परेशान होकर वह सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। गीता जमींदार के घर पहुंचकर उनसे अर्जुन के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ हमारा घर कैसे आना हुआ? काका, अर्जुन कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? अर्जुन कल गया था और अब तक घर नहीं आया? मुझे तुरंत पता करना होगा। हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किशन को भेजकर पता लगाता हूँ कि अर्जुन कहाँ है। बाबू काका तुरंत अपने घर में काम करने वाले किशन को अर्जुन को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद किशन बाबू काका के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। यह क्या? अर्जुन का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी जहरीली सांप ने काटा है। मुझे तुरंत बाबू काका को यह बात बतानी पड़ेगी। किशन वहां से भागते भागते बाबू काका के घर के लिए निकल जाता है। किशन जैसे ही बाबू काका के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही बाबू काका उससे पूछने लगता है। क्या हुआ किशन बेटा? तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें अर्जुन मिला? किशन बाबू काका को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। किशन जब बाबू काका को सारी बात बता रहा होता है तभी वहां पास में खड़ी गीता भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। किशन, तुम सबसे पहले हरिदत्त बौद्ध जी को लेकर वहां पहुंचो। मैं गीता बेटी को लेकर वहां आता हूं। किशन को वैद्य जी के पास भेजने के बाद बाबू काका गीता को समझाने लगता है। गीता बेटी, पहले तो तुम रोना धोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से अर्जुन ठीक नहीं होगा। गीता को लेकर अर्जुन को देखने उसके खेत के तरफ निकल जाता है और किशन वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। बाबू काका और गीता जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा अर्जुन बेहोश हालात में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। गीता अर्जुन के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी के आते ही गीता वहां से हट जाती है और वैद्य जी अर्जुन की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी? अब कैसी है अर्जुन की हालत? देखिए बाबू काका, मैं आपको झूठ मूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं, पर अर्जुन की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर अर्जुन के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी यह क्या होता है? अर्जुन बेटा ठीक हो सकता है कि नहीं, बताओ वैद्य जी। देखिए, प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है और यह कब तक होश में आएगा यह भी नहीं कह सकते हैं। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए बाबू काका, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य जी दवा देकर चले जाने के बाद कुछ गांव वाले अर्जुन को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो गीता बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम अर्जुन की अच्छे से देखभाल करो, देखना वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। मैं हर महीने तुम्हारे लिए और विवेक के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। बाबू काका फिर वहां से गीता को दिलासा देकर चले जाते हैं। बाबू काका के जाने के बाद वहां विवेक आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में एक जहरीले सांप ने काट लिया है, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयां दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखो कि आप घर संभालो कि घर का खर्च देखोगी। माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो। मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा।
विवेक की ऐसी बातें सुनकर गीता भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। फिर गीता विवेक को वहां से पढ़ने भेज देती है और सोचती है मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब अर्जुन का ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। वह सोच के गीता अगली सुबह सीधे बाबू काका से मिलने पहुंच जाती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ हमारा घर कैसे आना हुआ और अर्जुन की तबीयत अब कैसी है? काका, अर्जुन की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए। हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने अर्जुन को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दें, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और विवेक की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगा और विवेक को अवसर बनाऊंगी। बाबू काका गीता के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। बाबू काका गीता को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर गीता बाबू काका की बात मानने तैयार नहीं होती। आखिर में गीता की बातें सुनने के बाद बाबू काका सोचने लगता है, मुझे लगता है गीता मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वह काम करने इतने दूर जाएगी तो वह अर्जुन का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं गीता को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वह खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है गीता बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक जमीन है, तुम वहां काम कर सकती हो, लेकिन वह जमीन बाहर वाली जमीन से थोड़ा छोटी है। तुम वह जमीन में खेती करना शुरू करो, ताकि तुम अपने घर का और अर्जुन दोनों को देखभाल कर पाओगी। हाँ तो कोई बात नहीं है काका, वह जमीन मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं वह जमीन में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं विवेक की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। अर्जुन का सपना था कि विवेक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उनके सपना अधूरा रह जाएगा। विवेक की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल का सामना करनी पड़ेगी। बाबू काका गीता के संकल्प और साहस को देखकर भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूं। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ हैं। गीता ने बाबू काका के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा, और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह विवेक की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बड़े अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। गीता की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच अर्जुन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और गीता की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक अर्जुन को होश आ गया। अर्जुन को होश में आते देखकर गीता बहुत खुश हो गई। अर्जुन, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। गीता, मैं तुम्हें और विवेक को परेशान कर गया। नहीं अर्जुन, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली, और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा। अर्जुन धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने गीता की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। विवेक की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया जब विवेक अफसर बन गया।
जब वह पहली बार वर्दी पहनकर घर लौटा तो गीता और अर्जुन की आंखों में खुशी की आंसू बह गई। विवेक ने उनके चरण छूकर कहा, पिताजी जो कुछ भी हूँ आपकी मेहनत और त्याग की वजह। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह सब तुम्हारी माँ की वजह से संभव हुआ। असली श्रेय तुम्हारी माँ को जाता है, उसने ही सब संभाला। गीता का त्याग और अर्जुन का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ का त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़ कर रखता है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।